नमस्कार। मैं विनीत कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। और आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और उसके लिए बहुत सारे पेरेंट्स लगातार मुझे कॉल करते रहे हैं और कई बार इस प्रकार के उन्होंने मैसेज भी भेजे हैं। मैं आपको सबको बताना चाहता हूं कि बच्चों के एडमिशन लेने के संबंध में इस समय बहुत ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता मैं समझता हूं और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। तो जब भी आप एडमिशन्स लेते हैं, आप आपके बच्चे का एडमिशन्स दिलवाते हैं, सॉरी, तो उस समय आप कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उन पर विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली बात है कि आप किसी के बहकावे में ना आकर के एडमिशन लें। आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें, अन्य पेरेंट्स के अनुभवों का इस्तेमाल करें और हो सके तो स्कूल्स में, विभिन्न स्कूल्स में विजिट करें। इसमें आप सबसे पहले ये बात ध्यान रखें, जो भी बेस्ट स्कूल आपको पसंद आता है उसकी दूरी आपके यहाँ से कितनी है, क्योंकि जो स्कूल नियरेस्ट होते हैं उनसे आपको लाभ मिलता है। पहला लाभ होता है कि आपके बच्चे का जो समय होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल चीज़ है जिसको आप कभी भी वापस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि स्कूल दूर है और जहाँ पर लगभग यदि आधा घंटा जाने का और आधा घंटा यदि आने का मानते हैं तो लगभग 1 घंटा डेली का बर्बाद करता है और उसकी वजह से लगभग 1 महीने में 20 से 22 घंटे बर्बाद होते हैं, जिसको यदि आप 10 महीने का शिक्षा सत्र मानते हैं तो लगभग आपके 200 से 250 घंटे जाया हो जाएंगे, जो लगभग 10 दिन के बराबर होंगे, जिस वो बहुत महत्वपूर्ण है। इवन दैट मैंने जैसे सिविल सेवाओं की परीक्षा दी है, उसमें बड़ी बड़ी जो क्लासेज के जो कोर्सेज होते हैं वो लगभग 70 से 72 घंटे की क्लासेज होती हैं, उसी में एक पूरा कोर्स पूरा हो जाता है और आदमी सिविल सेवा में अधिकारी बन जाता है। ठीक है। सेकंड थिंग होता है कि जो दूर के स्कूल होते हैं उसके लिए जो गाड़ी का चार्ज होता है वो न तो आपके उपयोग में आता है, न ही स्कूल्स के उपयोग में आता है। इसकी वजह से सिर्फ इसका उपयोग थोड़ा बहुत चार्ज मिल पाता है जो गाड़ी संचालक होते हैं उनको, बाकी तो सब फ्यूल्स में चला जाता है जो अंततोगत्वा अरब कंट्रीज़ के लिए चला जाता है। थर्ड पॉइंट आता है कि जब गाड़ियाँ, स्कूल्स की गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी जो सुरक्षा संबंधित कार्य जो समस्या, चिंताएँ, वो आपकी पेरेंट्स की बढ़ती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि स्कूल्स, यदि बच्चे बेंच के माध्यम से जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि आज की स्थिति में जो रोड्स की स्थिति है, रोड्स पर जो ट्रैफिक है, जो पॉल्यूशन का लेवल है, उसमें आपके बच्चे की सुरक्षा कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और वो चिंता का विषय हर माँ बाप के लिए और समाज के लिए बनती है। लास्ट पॉइंट आता है इसमें कि आप गाड़ी का जो खर्चा है वो भी आपके ऊपर एक बर्डन का कारण बनता है। सेकंड पॉइंट हम ध्यान रखें कि आप स्कूल्स के एडमिशन लेते समय ये ध्यान रखें कि आपके स्कूल्स में जो क्लासेज हैं उन क्लासेज में टीचर और स्टूडेंट्स का रेशियो क्या है। यदि एक क्लास में 15 to 20 स्टूडेंट्स हैं तब आप समझ सकते हैं स्कूल अच्छी स्थिति में है और बहुत ही अच्छी स्थिति में इंडिया के रेशियो में देखा जाए तो। और हद से हद 25 स्टूडेंट्स तक ही एक टीचर ठीक से पढ़ा पाता है। मेरा भी सेना का अनुभव रहा है पढ़ाने का। और लेकिन कई बार क्या होता है, बड़े स्कूल्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में छात्र संख्या होती है, तो उन स्कूल्स में 50 बच्चे, 60 बच्चे, तो ये तो मैं ऐसे समझता हूँ जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो एक एक बैच में 500 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो कोचिंग वाले बच्चे में और आपका जो बच्चा पीजी नर्सरी से लेकर 10th 12th तक में पढ़ता है, उसको बहुत सारी, उसका कॉन्सेप्ट बेस काफ़ी कमज़ोर होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को पूछने की ज़रूरत होती है। जब तक बच्चे को क्वेश्चंस पूछने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, जब तक बार बार वो इन चीज़ों को पूछेगा नहीं, समझेगा नहीं, वार्तालाप नहीं होगा, तब तक वो बातचीत, आप अपने कॉन्सेप्ट को ठीक से क्लियर नहीं कर पाएगा। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपके स्कूल में स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो क्या है। तीसरी बात है कि आपका जो स्कूल है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी कैसी है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्कूल्स, मैंने भी पहले अपने एक स्कूल्स को संचालन करके देखा है किसी प्राइवेट बिल्डिंग में, तब मैंने देखा कि वहाँ पर वेंटिलेशन की सुविधा ठीक नहीं होने की वजह से हम जो स्टूडेंट्स को जो सुविधाएं देना चाहते थे या जो स्टूडेंट्स के लिए जो हम माहौल क्रिएट करना चाहते थे वो माहौल क्रिएट नहीं हो पाता है। और उनमें बहुत सारी, एक तो वेंटिलेशन की क्षमता नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंडियन जो मानसून क्लाइमेट है उसमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी के पीरियड होते हैं जून, लगभग जुलाई से लेकर के इवन दैट आप माने तो अक्टूबर तक ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा उच्च होता है इंडिया में। सितंबर तक तो बहुत ही हाई होता है
और उस समय जो स्कूल्स में स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। थर्ड पॉइंट है लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये लाइटिंग की व्यवस्था सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होनी चाहिए, वो नेचुरल लाइटिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए, यानी बड़ी बड़ी विंडोज उपलब्ध होने चाहिए। और वहाँ पे थोड़ी बहुत, यदि मैं कह सकता हूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े प्लेग्राउंड के लिए फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो स्कूल्स काफ़ी दूर में डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा चार्ज वो करते हैं, स्कूल्स को लेना ही पड़ता है, ये स्कूल्स की भी मजबूरी होती है। पर लेकिन आपके आसपास में जो भी स्कूल है उसके पास छोटा बहुत बड़ा एक प्लेग्राउंड उपलब्ध है और एक आउटडोर और इंडोर गेम्स की इस सुविधा उपलब्ध कराते हैं, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि एक बच्चे को थोड़ा सा खेलने से भी यदि वो खेलता है, और ख़ास करके आजकल जो अर्बन एरियाज़ में जो सोसाइटियाँ डेवलप हो रही हैं जहाँ पर अनरजिस्टर्ड प्लॉटिंग्स होती हैं, उसकी वजह से क्या है, उन कॉलोनीज़ में कोई प्लेग्राउंड तो उपलब्ध है नहीं, नहीं कोई पार्क्स हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि स्कूल एक छोटी सी भी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा देता है तो वहाँ पर एक सुरक्षित माहौल होता है और बच्चे सुरक्षित माहौल में बिना एब्यूजिंग लैंग्वेज सीखे हुए ठीक से खेलते हैं। तो उनके मानसिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए टीम स्पिरिट जागृत करने के लिए बहुत आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट आता है इसमें टीचर्स का। कई बार मैंने पेरेंट्स को देखा है कि नॉर्थ इंडिया के जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि भाई यहाँ पे केरला के टीचर्स हैं, आप नहीं हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो साउथ का टीचर इंडिया के नॉर्थ इंडिया में पढ़ाता है तो उसको थोड़ा सा लैंग्वेज स्किल्स उसके थोड़े से, यहाँ की जो लैंग्वेज है थोड़े से कमज़ोर होते हैं। और यदि ऐसे ही जिस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यदि नॉर्थ इंडिया का आदमी साउथ इंडिया में चला जाता है तो उसकी जो हिंदी लैंग्वेज है उसको समझने में वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो भारतीय नई शिक्षा नीति है उसमें मातृभाषा पर अधिक बल दिया गया है। तो इसकी वजह से आप ये देखें कि आपके यहाँ का जो भी टीचर उपलब्ध है क्या वो आपके बच्चे को ठीक से समझा सकता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकता है, तो उसको प्राथमिकता दें। तो इसके लिए आप टीचर से बात कर सकते हैं, प्रिंसिपल से जाकर के बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके के टीचर्स की योग्यता वाले टीचर्स उपलब्ध हैं। लास्ट पॉइंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, और वो है फीस। कई बार क्या होता है, मोहल्ले में दिखावे की वजह से लोग एक दूसरे के देखते हैं कि अच्छा उनका इस फलां स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, ओके अब हम इसको इससे भी अच्छे स्कूल में भेजेंगे, इससे भी अधिक फीस वाले स्कूल में भेजेंगे। ऐसा गलत है। उनके घर की आय अलग है, आपके घर की आय अलग है, उनके खर्चे अलग हैं, आपके खर्चे अलग हैं। तो ये ना देखें कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है, दूसरे के बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप ये देखें आपकी जो पॉकेट है, आपका जो मंथली बजट है, क्या उस बजट में आपका स्कूल अच्छी सुविधाएं आपको दे पा रहा है, अच्छी पढ़ाई दे पा रहा है। तो आप इस बात पर ध्यान दें, ना कि इस बात पर ध्यान दें कि उनके बच्चे तो वहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है। और इसी में साथ साथ मैं जोड़ना चाहूँगा, कई बार हम क्या करते हैं, एक लड़के को कभी अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, लड़की को ख़राब स्कूल में पढ़ाते हैं। तो कृपया करके इस तरीके की जो दोगला व्यवहार है या ड्यूअलिटी आपके जो बिहेवियर में, उसको शो ना करें, क्योंकि अंततोगत्वा ये बच्चे की मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास को अवरुद्ध भी करता है और अंत में पारिवारिक कलेश का मुख्य कारण भी बनता है। तो कृपया आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। और जहाँ तक है मैं समझना चाहूँगा आपसे भी कि आपके इस बारे में क्या विचार हैं, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से 6 से 7 साल हो गए मुझे पोल स्टार पब्लिक स्कूल मुरैना का संचालन करते हुए। इसी दौरान मैंने काफ़ी विभिन्न विभिन्न परीक्षाएं भी दी हैं, चाहे जिसमें राजस्थान में पटवारी परीक्षा हो, सब इंस्पेक्टर परीक्षा हो और आरएएस परीक्षा हो। और अभी तक मैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा में भी पास हूँ, आरएएस परीक्षा में भी मैं प्री में पास हूँ, अभी मेंस लिखा है। और इससे पूर्व मैंने एसीसी में भी एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो आपके जो भी सुझाव हैं आप कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपसे एक अनुरोध है कि आप कृपया, यदि आपको मेरी बात पसंद आए या आप थोड़ी सी भी इनको लाभदायक समझते तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विनीत। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।